चलिए अध्याय 4 कौन सा अध्याय पढ़ेंगे हम लोग? न्यायपालिका। क्या पढ़ेंगे हम लोग? न्यायपालिका। इससे पूर्व में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? विधायिका और कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग पढ़ाए थे ना? कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज पढ़ रहे हैं न्यायपालिका। देखिए कह रहा है, अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक लगने लगती है। देखते होंगे कि न्यायालय के द्वारा जो किसी प्रकार का निर्णय दिया जाता है, या फिर कुछ समय सुने होंगे कि हाई कोर्ट के द्वारा फलना को फटकार लगाया गया कि आपके यहाँ साफ सफाई नहीं होता है कि नहीं? कभी कभी न्यायालय को भी क्या होता है, इन चीजों का संज्ञान लेना पड़ता है। पेपर में आता है इन सब चीजों को, देखिएगा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी हमें अदालतों की जरूरत? प्राचीन समय में जब न्याय होता था तो कैसे न्याय होता था? अपने अपने कानून के समय। अपने प्राचीन समय क्या क्या बात करते हैं? जब ब्रिटिश काल में भी न्याय व्यवस्था थी तो क्या होता था? हिंदू कानून से होता था, मुस्लिम कानून से होता था। सबके अपने 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 क्या होते थे? व्यक्तिगत कानून थे, उसके आधार पर क्या होता था? न्याय होता था। लेकिन अभी ऐसा है नहीं है। सबों के लिए क्या होता है? एक कानून होता है और उसी के आधार पर न्यायालय क्या करते हैं? निर्णय देते हैं। देखिए, बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। किसका शासन चलता है? कानून का शासन। अर्थात कानून में जो लिखा गया है उसी के द्वारा देश का क्या होगा? शासन चलेगा। उसी के द्वारा क्या होगा? देश का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी इसका मतलब है कि सभी कानून सभी लोगों पर क्या होगा? समान रूप से लागू होगा। और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या की जाती है? निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे क्या करें कि सभी कानून समान रूप से सभी पर लागू होगा, चाहे धीरू भाई अंबानी हो या फिर और कौन हो, टाटा बिरला हो या फिर फुटपाथ पे सोया हुआ एक व्यक्ति हो। सभी पे क्या है? कानून एक रूप से समान है। अगर कानून लिखा गया है तो सभी के लिए क्या होगा? समान रूप से कानून हो। लेकिन जब उसमें क्या होता है? अगर उल्लंघन होता है, क्या होता है? कानून का कई बार उल्लंघन भी होता है कि नहीं? अक्सर हो जाता है कानून का उल्लंघन। तो जब कानून का उल्लंघन होता है तो क्या होता है? किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया क्या हो जाती है? अपनाई जाती है। आखिर दंड का भी तो प्रावधान होता है। कानून जब बनता है, कानून को लागू किया गया है, तो कानून के उल्लंघन होने पर दंड का भी तो प्रावधान है, नहीं है प्रावधान? तो कानून को जब उल्लंघन हो गया तो अब उसको क्या देना है? दंड देना है। तो दंड देने के लिए भी क्या होता है? एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है कि नहीं? जैसे कि कोई किसी का क्या कर दिया, किसी को पीट देता है तो पीटने भी पे क्या है? कानून बना हुआ है ना। उसके लिए भी क्या होगा? उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और एक विशेष प्रक्रिया के तहत उसको क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। लेकिन देखिए, कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है? न्याय व्यवस्था। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस व्यवस्था में बहुत सारी क्या है? अदालतें हैं। क्या है? बहुत सारी अदालतें हैं। नागरिक न्याय के लिए, जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में क्या निभाती है? अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र, अर्थात देखिए, स्वतंत्र कहने का मतलब क्या हो गया? इस पे सरकार का नियंत्रण नहीं है। क्या है? जैसे कि आपको बताया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ऐसे तो होता है क्या, एक दूसरे को थोड़ा बहुत क्या होता है? हस्तक्षेप देखने के लिए मिलता है। जैसे कि कानून का निर्माण कहाँ होगा? संसद में। कहाँ से होगा? संसद में। और उसकी व्याख्या कौन करता है? न्यायालय करता। क्या करता है? न्यायालय करता। लेकिन न्यायालय क्या है? यहाँ पर क्या करा? न्यायालय स्वतंत्र है, क्योंकि यह स्वतंत्र है। जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझ रहे कि जैसे कि आपको किसी को इसमें से हम क्या बना दिए? जज बना दिए। क्या कर दिए? जज बना दिए। अगर किसी मामला में आपको सुनवाई के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर दबाव डाले हैं कि अगर तुम मेरे पक्ष में फैसला नहीं दिए तो तुमको कल से हम क्लास में एंट्री नहीं देंगे, तो क्या वो व्यक्ति स्वतंत्र हुआ? नहीं ना हुआ स्वतंत्र। मतलब उसके ऊपर क्या है? दबाव है। लेकिन उसको हम बोल दिए कि देख भाई,
तुम अपने स्वविवेक से निर्णय दो, जो अच्छा लगे उसी को ध्यान में रखते हुए तुमको निर्णय देना। तो मतलब व्यक्ति पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जब व्यक्ति पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है तो वो क्या है, स्वतंत्र है। तो यही है कि न्यायालय पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, इसीलिए न्यायालय क्या है, स्वतंत्र है। न्यायालय क्या है, स्वतंत्र। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है, क्या आपके आसपास की अदालतें और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? तो इस अध्याय में इसी के बारे में हम क्या करेंगे, इसका जवाब मिलेंगे। देखिए न्यायपालिका की क्या भूमिका है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। देखिए अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर क्या करते हैं, फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थी की पिटाई नहीं करनी चाहिए। कौन तय कर सकता है, ये कौन तय कर सकता है, न्यायालय, अदालत। ये जैसे कि पहले क्या होता था, गुरुजी जो लोग थे बच्चे को काफी ज्यादा पीट देते थे, नहीं पीट देते थे। कई बार आपको ये सब मामला सुनने में आया होगा कि बच्चे को मारते मारते बेहोश कर दिया गया, होता था। ऐसे सनकी भी होते थे टीचर, लेकिन बाद में उस पर क्या किया गया कि कानून बना दिया गया कि आप बच्चे की पिटाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कौन बनाता है, अदालतें, ठीक ना। देखिए वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकता है। जैसे कि अभी बता रहे हैं गंगा नदी कई राज्यों से होकर के गुजरती है। अब देखिए बिहार में प्रवेश करने से पहले यूपी गवर्नमेंट क्या कर लेती है, गंगा नदी पर एक ब्रिज बना देती है, क्या डैम बना लेती है। और डैम बना के वो क्या कर लेता है, पानी को रिजर्व कर लेता है। जब पानी को रिजर्व कर लेता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार को पानी मिलेगा। जब नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो गंगा नदी के पानी पे बहुत सारी चीज निर्भर करता है, छोटा मोटा टूरिज्म है, चाहे जो कुछ भी हो, आखिर है तो सही। तो इसके लिए क्या हो सकता है, यूपी और बिहार के बीच क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा कि नहीं, नहीं उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि नदी के पानी को कौन कर लिया है, यूपी क्या कर ले रहा है, रिजर्व कर ले रहा है, और बिहार को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। तो जब नदियों के बीच के पानी बंटवारे पर फैसला दे सकती, इसके लिए हालांकि ट्रिब्यूनल का जो है ना गठन भी किया जाता है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल भी बना। जैसे कि अंतर्राज्यीय नदी है कि एक राज्य से नदी दूसरे राज्य में जा रहा है, एक राज्य क्या कर ले रहा है, गंगा के अलावा भी कहीं अगर बात करते हैं, एक राज्य क्या कर ले रहा है, डैम बना करके पानी को रिजर्व कर ले रहा है। तो दूसरे नदी को, दूसरे राज्य को क्या हो जा रहा है, पानी की कमी पड़ जा रही है। तो विवाद उत्पन्न होगा कि नहीं। तो इस प्रकार का जो विवाद उत्पन्न होगा, दो राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होगा, उसका भी निर्णय कौन करेगा, न्यायालय करेगा। न्यायालय इन सब चीजों के लिए ट्रिब्यूनल भी बनता हुआ आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। वे किसी अपराध के लिए लोगों को क्या कर सकती है, सजा दे सकती है। किसी भी अपराध जहाँ का, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो मतलब आप अपराधी है, क्या है, आप कब अपराधी कहलाते हैं, जब आप किसी कानून का क्या कर सकते हैं, उल्लंघन करते हैं। जब अपराध के समय लागू किसी कानून का क्या कर रहे हैं, आप उल्लंघन कर रहे हैं, तभी आप क्या हुए, अपराधी हुए। अगर कानून का आप उल्लंघन नहीं किए तो अपराधी नहीं कहलाएंगे। तो ये अपराध के लिए क्या कर सकते हैं, सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। देखिए न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व नागरिक व सरकार व दो राज्य और केंद्रों व राज्यों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्या करती है, क्रियाविधि मुहैया कराती है। एक सेकंड में समझा रहा हूं इसको। देखिए यहाँ कह रहा है न्याय व्यवस्था नागरिकों, जैसे कि दो नागरिक के बीच में क्या हो जा रहा है, आपस में क्या हो गया, विवाद हो गया। अब जैसे कि ये व्यक्ति है, ये अपने पड़ोसी का दांत तोड़ दिया, क्या कर दे रहा है, तोड़ना नहीं है, क्या कर दिया है, दांत तोड़ दिया। तो मतलब इन्होंने क्या किया, अपराध किया। तो दो नागरिकों के बीच क्या हो गया, लड़ाई हो गया, नहीं हुआ, विवाद हुआ कि नहीं। तो इस विवाद का जो समाधान होगा कहाँ होगा, कहाँ होगा समाधान, न्यायालय में होगा। और न्यायालय के द्वारा जो है ना इसका निपटान करवाया जाएगा। फिर देखिए ये तो दो नागरिकों के बीच का बात हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, नागरिक व सरकारों के बीच। जैसे कि सरकार क्या कर रहा है, मेरा मूल अधिकार का उल्लंघन कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, सरकार के ऊपर मुकदमा करेंगे। मुकदमा करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा ना। तो हम न्यायालय का क्या करेंगे, समर्थन सहायता लेंगे। तो यहाँ करा नागरिक और सरकारों, नागरिकों के बीच मतलब नागरिक नागरिक के बीच अगर लड़ाई होता है, विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका भी निपटारा कौन करेगा, न्यायालय करेगा। दूसरा क्या करेगा, नागरिक और सरकार के बीच, मतलब सरकार का मतलब समझ रहे हैं ना,
कि राज्य के काम में जो सहयोग दे रहा है सब सरकार के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर किसी ऑफिस में काम करने वाला चपरासी क्यों नहीं हो, सरकार का अंग होगा और राज्य के अंतर्गत ये सब आएंगे, ठीक ना। देखिए उसके बाद दो राज्यों जैसे कि यूपी और बिहार में कोई विवाद हो गया, नदी जल के बारे में बताए थे, तो ये क्या हो गया, दो राज्यों के बीच का विवाद हो गया। पहला आपको बताए नागरिक नागरिक के बीच, दूसरा नागरिक और सरकार के बीच, किसके बीच, नागरिक और सरकार के बीच, तीसरा दो राज्यों के बीच, उसके बाद केंद्र व राज्य सरकारों के बीच। जैसे कि केंद्र और राज्य सरकारों के, बिहार का जो है ना केंद्र सरकार के साथ, बिहार एक प्रांतीय स्टेट है कि नहीं, प्रांतीय राज्य है, और इनका जो है ना हो गया संघ सरकार के साथ विवाद हो गया, तो उस स्थिति में भी कौन निपटाएगा, सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि कौन मुहैया कराती है, न्यायालय के द्वारा। उसके बाद देखिए न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब होता है, इसको समझिएगा, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है, किसके पास होता है, न्यायपालिका के पास। न्यायिक समिति, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। जैसे कि आपको बता रहे कि न्यायपालिका को संसद द्वारा, जैसे कि सटीक एग्जाम्पल से समझिए, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। किसके पास है कानून बनाने का अधिकार, संसद के पास है। लेकिन आपको क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना, नहीं दिया गया है। आपको मूल अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि नहीं। अगर संसद को कानून बनाने का क्या है, अधिकार है, लेकिन आप संसद क्या करता है कि संसद की जो है ना किसी विशेष धर्म को लेकर के एक कानून बनाती है, जो कि संसद उस विशेष धर्म के जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार उससे क्या हो जा रहा, समाप्त हो जा रहा, क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो चूंकि संसद कानून बना सकती है, लेकिन इसका जो समीक्षा करेगा वो समीक्षा कौन करेगा, न्यायालय करेगा। इसका समीक्षा कौन करेगा, न्यायालय करेगा। तो अगर न्यायालय देख रहा है कि नहीं इससे क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति का मूल अधिकार छीना जा रहा है, चूंकि मूल अधिकार, और देखिएगा कि आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इसको परिभाषित नहीं किया गया है, न्यायालय के द्वारा आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया। समय समय पर न्यायालय वो क्या करता है, खुद परिभाषित कर देता है कि आधारभूत ढांचे के अंतर्गत किस किस चीजों को रखना चाहिए और किनको नहीं रखना चाहिए। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं इस व्यक्ति का जो है ना ये कानून आने के बाद इसका क्या हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, न्यायालय उस कानून को रद्द कर देता है। क्या कर देता है, न्यायालय उस कानून को रद्द कर देता है, उल्लंघन करता है तो उस कानून को रद्द कर देता है। इसी को क्या कहेंगे, न्यायिक समीक्षा। अर्थात संसद से, जैसे कि आपको बताते हैं कि कोई सामान आप बनाते हैं, फैक्ट्री में कोई सामान पास बन जाता है, तो उसके बाद बनने के बाद लैब में टेस्ट होने के लिए जाता है ना, वहां पर इंजीनियर क्या कर लिख देता है, ओके टेस्टेड, यही लिखा जाता है। मतलब ये क्या है, सही है, अब इसको मार्केट में दे सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए। इसी प्रकार से संसद कानून बनाता है, न्यायालय उसको चेक करता है कि ये कानून ठीक है कि नहीं है। अगर गलत है तो उसको क्या करेगा, रद्द कर देगा, नहीं सही है तो लागू रहने देगा। इसी को क्या बोलेंगे, न्यायिक समीक्षा। क्या बोलेंगे, न्यायिक समीक्षा। उसके बाद देखिए कह रहा है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय में कितने अनुच्छेद के अंतर्गत बताए हुए हैं, कितने, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कितने अनुच्छेद के अंतर्गत, कितना, अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं न्यायालय दर्ज करने के लिए मूल अधिकार के संदर्भ में। देखिए क्या करा, ये है भारत का कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। अंडरलाइन कीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश क्या बना था, गणतंत्र बना था।
अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 39 की भांति यह न्यायालय भी पहले कहाँ थी? संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में कहाँ हस्तांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया? कहाँ पर, कहाँ किया गया है? देखिए इमारत में। देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर के, काम आएगा आपको यहाँ से। आगे भी जब आप जुडिशियल सिस्टम पढ़िएगा, न्यायिक व्यवस्था ना पॉलिटी में, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और जब ये समझ जाइएगा तो वहाँ समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र, आप तभी हम स्वतंत्रता के बारे में बात किए थे कि क्या होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या होता है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता आपके परिवार की क्या कर लेता है, जमीन पर कब्जा कर लेता है। जैसे कि एक कोई व्यक्ति है बाहुबली टाइप का, वो क्या कर लेता है, आपका 1 बीघा जमीन कब्जा कर लेता। जब 1 बीघा जमीन कब्जा कर लेता है तो और उसको आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप उससे लड़ाई कर सकते। क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। और लड़ाई करना भी चाहेंगे आप तो आप क्या करेंगे, उससे हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से भी क्या है, बलवान है। उठा पटक के 2 दांते तोड़ दिया है ना, पूरा जिंदगी भर जो है ना मुंह से हवा निकलते रहेगा, बोलने का कुछ बोल दीजिएगा कुछ। अच्छा दांत लगा भी लीजिएगा, हाँ तो दांत लगाने के लिए भी तो पैसा, फिलहाल तो आपका दांत तो निकल जाएगा ना। इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, न्यायालय का सहारा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, न्यायालय का सहारा लीजिएगा। लेकिन न्यायालय में जो बैठा हुआ जज है, अगर वो उसका संबंधी निकल जाता है या फिर वो उसके डर से अगर वो उसके पक्ष में फैसला देता है तो क्या ये सही है? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आइए देखिए इसमें क्या करा, ऐसी व्यवस्था में जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अर्थात उसके पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेता को ये अधिकार है कि अगर नेता को अधिकार है कि न्यायाधीश को हटाने का, किसको अधिकार है, नेता को। यहाँ तो यहाँ एक उदाहरण के लिए समझिए कि अगर नेता को अधिकार होगा कि न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, तो न्यायाधीश के मन में ये तो डर रहेगा ना कि अगर हम नेताजी के खिलाफ गए तो हमारा पद तो गया काम से, हो सकता है ना। तो क्या इस स्थिति में वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से निर्णय दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। करा कि आप इस मामले में क्या करते, उसका तबादला या फिर उसको पद से हटा सकते हैं या उसका क्या करवा सकते हैं, तबादला करवा सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की क्या करता है, हिमायत करता दिखाई देता है। तो आपको उस समय अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उसको डर है कि या तो हमको पद से हटा दिया जाएगा या फिर हमारा क्या हो जाएगा, तबादला करवा दिया जाएगा। क्या करवा दिया जाएगा, तबादला करवा दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा देश के किसी कोने में, है ना। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में ही क्या करे, फैसले सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को क्या किया है, प्रभावित करने का क्या किया है, प्रयास किया। लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को क्या करता, स्वीकार नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रभावित भी करना चाह रहा है, लेकिन अगर कानून में सब कुछ सही लिखा गया, अगर कानून के अनुसार आप चलते हैं तो कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन आप क्या हो, सही हो तभी जा करके। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को क्या किया गया, पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया। अर्थात ये किसी प्रकार के दबाव में नहीं है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। क्या कर रहा है, शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक क्या है, बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं क्या है, न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। कौन कौन नहीं दे सकता है, विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की जो अन्य शाखाएं हैं, ये न्यायपालिका के काम में क्या कर सकता है, दखल नहीं दे सकता। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से क्या करती है, काम करते हैं। अर्थात क्या है, ये स्वतंत्र है। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो।
इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप देखेंगे न्यायाधीश को हटाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है जो काफी जटिल माना जाता है, क्योंकि एक बार न्यायाधीश अगर नियुक्ति हो गया तो उनको कार्यकाल की सुरक्षा मिल जाता है, वेतन की सुरक्षा मिल जाता है। अर्थात अगर कोई न्यायाधीश क्या हो गया, नियुक्त हो गया, तो उनके कार्यकाल के दौरान न तो उनका वेतन कम किया जाएगा, न तो उनका और भी किसी प्रकार की जो संवैधानिक सुविधाएं मिले हुए उसमें क्या कर सकता, कोई कमी नहीं कर सकता। और कार्यकाल की सुरक्षा है, लेकिन हटाया भी जाएगा तो बहुत ही मुश्किल तरीके से उसको हटाया जाएगा। हाँ, वो बताएंगे बताएंगे आगे, और पॉलिटी वाले बैच में सब पे सारा डिस्कशन करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। देखिए, न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को क्या कर देती है, भारी ताकत दे देती है। जब आपको लगे कि आप किसी बाहरी दबाव में नहीं है, आप पर कोई किसी भी प्रकार से क्या हो सकता है, हानि नहीं पहुंचा सकता है, तो आप क्या करेंगे, ताकत से एकदम जोश के साथ काम करेंगे कि नहीं, और निष्पक्ष रूप से क्या करेंगे, काम करेंगे। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को क्या कर देती है, रोक देती है। अगर विधायिका या कार्यपालिका भी अगर शक्ति का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो न्यायालय के द्वारा उस पर अंकुश लगाया जाता है, यानी रोक दिया जाता है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी क्या निभाती है, अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह क्या कर सकता है, अदालत में जा सकता है। अब भी बताइए, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जाएगा, और हाई कोर्ट। बहुत बेहतरीन। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, अब देखिए, कह रहा है कि हमारे देश में अदालतें क्या होती है, अलग अलग स्तर पे। जैसे कि आपको हम बताए थे कि सरकार का भी क्या था, अलग अलग स्तर था ना, उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर अदालत का भी क्या है, स्तर है। देखिए, है क्या होता है, निचले स्तर पर क्या होती है, बहुत सारी अदालतें होती है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, शहर में या कहीं देखिएगा, वहां पर भी क्या होता है, अदालत होता है कि नहीं, नहीं होता है अदालत। सब डिवीजन में भी आप देखिएगा छोटा मोटा अदालत होता नहीं होता है। देखिए, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। जिन अदालत से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत। अगर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा बनता है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचते हैं। मूल अधिकार के बारे में छोड़ करके, किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया, किसी ने किसी का पैर तोड़ दिया, थोड़ा सा जमीन हड़प लेता है, और भी ऐसे कई छोटे मोटे मामले को लेकर के आप कहाँ पहुंचते हैं, अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत पहुंचते हैं। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी भी शहर में क्या हो सकती है। देखिए, इस प्रकार का अदालत, चलिए, ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करता है। प्रत्येक राज्य किसमें बटा होता है, जिला में बटा होता है, और हर जिले में एक क्या होता है, जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे, जैसे कि आप सरकार के बारे में पढ़े थे, स्थानीय स्तर पर सरकार, फिर राज्य स्तर पर सरकार, फिर केंद्रीय स्तर पर। अब यहाँ देखिए, जिला स्तर पर एक न्यायालय हो गया ना, जो कि कस्बों में बटा हुआ रहता था, ठीक ना। या आप उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय से ऊपर कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय। आप एक बात, पहला न्यायालय अगर इसके अनुसार देखिएगा तो नीचे में सबसे पहले क्या हुआ, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के बाद कौन सा न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। मतलब देखिए, है ना, एकीकृत न्यायालय है कि नहीं, नहीं है, उच्चतम न्यायालय हुआ। अब देखिए, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, यह अपने राज्य की सबसे ऊंची क्या होती है, अदालत होती है। जरूरी नहीं है। अब देखिए, उच्च न्यायालय जो होता है ना, एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक से अधिक का भी हो सकता है। उच्च न्यायालयों से ऊपर कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय। और यह देश की सबसे क्या है, बड़ी अदालत है, जो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को क्या होता है, मानना होता है।
मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो दे दिया। अभी देखिए यहाँ पर निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसे लगती है। ऊपर के विवरण को पढ़ने के बाद नीचे चित्र को भरे। यहाँ भरिए चित्र को। यहाँ क्या होगा? यहाँ कौन सा? और यहाँ हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। और यहाँ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। देखिए क्या चीज, क्या पूछ रहे थे? नहीं ना। देखिए उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों क्या थे? प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1966 में। ठीक ना। इसको एक बार जो है ना आप हाईलाइटेड करके क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है? जी हाँ। क्या है? एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर हो गया आपका जिला अदालत, दिखाई दे रहा है? देखिए ये हो गया, आप दिखाई दे रहा है ना? ये हो गया क्या चीज? ये जिला अदालत हो गया। कौन सा? जिला अदालत हो गया। इसमें आपका, इसमें जो है ना किसी का आपका क्यों चलेगा? कभी ऐसा दिन ना आए कि इस मामले में उलझे, इसलिए आपका उदाहरण हम नहीं देंगे। किसी का इसमें क्या हो रहा है? विवाद चल रहा है। तो विवाद चलने के उपरांत क्या हुआ? कुछ समय के बाद क्या आता है? निर्णय आ जाता है, जिसमें क्या है, एक पक्ष इस निर्णय से क्या होगा? सहमत नहीं है। कोई पक्ष इस निर्णय से क्या हो गया? सहमत नहीं है। जब सहमत नहीं है तो अब ये क्या करेगा? हाई कोर्ट जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। फिर इस हाई कोर्ट में ट्रायल चलेगा, मुकदमा होगा। फिर अगर इस हाई कोर्ट के इससे क्या हो गया, फैसले से सहमत नहीं है, तब ये कहाँ पहुंचेगा? मतलब उच्चतम न्यायालय। कहाँ पहुंच जाएगा? उच्चतम न्यायालय पहुंच जाएगा। लेकिन इसका जो फैसला है वो क्या हो जाएगा? ठीक। हाँ। भारत में हमारे पास क्या है? एकीकृत व्यवस्था है। कौन सा है? भारत में हमारे पास एकीकृत क्या है? न्यायिक व्यवस्था। जैसे कि आपको बताए नीचे से ऊपर तक है ना, दिखाए थे ना, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालत को मानने होते। अर्थात ये सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? सारे को मानना पड़ेगा। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। बताए ना कि इस एकीकरण को किस तरीका से समझेंगे कि जिला अदालत में अगर निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ पहुंचेंगे? और हाई कोर्ट में आप संतुष्ट नहीं है तो, हाँ, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला क्या है, सही नहीं है, तो वह उसे ऊपर की अदालत में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर क्या करें, विचार करें। इसमें एक दिया गया है लक्ष्मण कुमार के बारे में, जिसमें क्या होता है, लक्ष्मण कुमार अपने क्या कर लेता, अपने, हाँ जो भी हो, वो उनकी लक्ष्मण की जो है ना पत्नी क्या हो जाती है? जल करके मर जाती है। और इनका जो है ना मुकदमा चलता है, पहले चलता है जिला अदालत में, फिर हाई कोर्ट में, और अंततः कहाँ पहुंच जाता? सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि उनको जिला अदालत में मुकदमा चलता है तो वहां उनको क्या दी जाती है? फांसी की सजा। क्या दे दी जाती है? फांसी की सजा दे दी जाती है। तो फिर उनका जो है ना अपील कहाँ किया जाता है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अभी भी वो संतुष्ट नहीं होता है तो फिर कहाँ पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसला क्या होता है? उसको माना जाता है। क्या चीज? इसके बहुत सारे प्रावधान हैं। आपका सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा रहता है और वैलिड भी रहता है। इसके बहुत सारे प्रावधान हैं, मैं बता दूंगा आपको। हाँ, इसी वजह से उसकी सारी प्रक्रिया, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा दूं तो आप समझ नहीं पाएंगे,
इसलिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक ना। क्लास के बाद आप हमसे मिल लीजिएगा। देखिए, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है। देखिए, दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध क्या है, अपराध, अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का क्या है, उल्लंघन है। देखिए, कानून भी दो प्रकार से होता है, जैसे कि एक होता है कि फौजदारी कानून और दूसरा होता है दीवानी। दूसरा कौन होता है, दीवानी और फौजदारी होता है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी या सिविल लॉ से संबंधित मामले को भी क्या करती है, देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालुका को समझिए। देखिए, फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून क्या माना गया है, अपराध माना गया। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या आदि किस कानून के अंतर्गत आएगा, फौजदारी। वहीं देखिए, जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि संबंधित किससे संबंधित है, दीवानी कानून से। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराना होता है। दीवानी फौजदारी कानून में सबसे पहले क्या होता है, इसके बाद पुलिस अपराध की क्या करती है, जांच करती है और अदालत में फिर क्या करती है, केस को फाइल कर देती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेज सकता है और उस पर क्या किया जाता है, जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन इसमें दीवानी कानून में क्या रहा, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक क्या किया जाता है, याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए, अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया क्या कर दे, चुकाए। अब देखिए, फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरिए। देखिए, कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करता है, ये कौन सा कानून होगा। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करता है। चलिए, समझ गया तब तो आप लोग। क्या हर व्यक्ति अदालत के शरण में जा सकता है, सिद्धांतः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालय की शरण में क्या हो सकता है, जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से क्या है, न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि अपने पीछे पढ़ा है कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडरलाइन कर दीजिएगा, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है, न्यायालय कर रहा है, न्यायालय कर रहा है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वह न्यायालय क्या करता है, न्याय के लिए कहाँ जा सकता है, अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए क्या है, उपलब्ध है। लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना क्या हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया क्या होता है, काफी महंगा है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी क्या होता है, बहुत लगता है। अब पता चलता है कि आदमी का मृत्यु होने के बाद फैसला आता है। तो कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा जटिल है, लेकिन धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है। देखिए, अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलाता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए क्या होती है, बहुत मुश्किल होती है। अब सही बात है कि लोग अपना रोजी रोटी पर जाएगा कि अदालत में तारीख पड़ जाएगा। कौन ना मूवी में कहता है ना, मिलता है तारीख पे तारीख मिल रहा है और मिला नहीं है तो, अच्छा सनी देओल के तारीख पे तारीख मिल रहा है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका, कौन सा याचिका, एक याचिका की व्यवस्था विकसित की थी, ध्यान में रखिएगा, जिसको क्या बोलते हैं, PIL, जनहित याचिका की व्यवस्था की थी। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक सबसे ज्यादा, इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर दिया, पहुंच स्थापित करने का क्या कर दिया, प्रयास कर दिया। जैसे PIL के माध्यम से क्या होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा रहा है, न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।
इसकी एक अलग व्यवस्था होती है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, किस अवस्था में, किस स्थिति में और क्या क्या विभिन्न प्रकार के प्यालों के बारे में भी इसका व्यवस्था किया गया। देखिए इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का क्या हो रहा, उल्लंघन हो रहा। जैसे कि किसी को लग रहा है कि नहीं फलाने व्यक्ति का, फलाने समुदाय का, फलाने समाज का क्या हो रहा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या फिर उसके पास कुछ ऐसे दिक्कत है और वो न्यायालय नहीं पहुंच सकता है, तो उनके ओर से कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था क्या कर सकता है, PIL दाखिल कर सकता है। कहाँ दाखिल करेगा, न्यायालय में। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अंडरलाइन कीजिएगा, यह न्यायालय कहाँ, यह याचिका कहाँ दायर की जाएगी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को क्या कर दिया है, बेहद सरल बना दिया। कैसा बना दिया, कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार, टेलीग्राम को भी क्या मान लिया जाता, जनहित याचिका मान लिया जाता। जैसे कि आप किसी समुदाय के बारे में आप पत्र लिख करके न्यायालय को भेज देंगे तो भी क्या मान लिया जाएगा कि ये क्या है, जनहित याचिका है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को क्या किया गया था, न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए क्या किया गया था, जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। यानी आप देखिए जिसका सजा हो गया उसको भी काट लिया, उसको भी रिहा नहीं किया गया, मतलब ये दिक्कत है। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन, पता है ना मिड डे मील के बारे में, मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी क्या कैसे की गई थी, एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। दाईं और दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए विवरण को क्या करो, पढ़ो। देखिए क्या कह रहा है, चित्र 1 में वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने क्या हुआ था, भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं चूहों की क्या हो गया था, भेंट चढ़ गया था। इस स्थिति को देखते हुए कौन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में क्या दाखिल करता है, जनहित याचिका दायर करता है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास, देखिए जनहित याचिका दायर की, याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद कितने, 21 में अंडरलाइन कीजिएगा, दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में क्या भी शामिल है, भोजन का अधिकार भी क्या है, शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास क्या है, संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम क्या था, अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना क्या है, राज्य का दायित्व है। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करें, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए, PDS के जरिए सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में क्या कराया जाएगा, दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट के लिए क्या किया, 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्ति करता। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर करा, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता। आम आदमी के लिए क्या होता है, मतलब अदालत तक ही पहुंचना क्या हो जा रहा है, न्याय तक हो रहा। अदालतें नागरिक को मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक क्या करती है, अहम भूमिका निभाती है। तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन करेगा, अदालतें। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा, अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का भी क्या है, अधिकार शामिल होता। संविधान में तो सिर्फ ये लिखा गया था कि जीवन जीने का अधिकार, मान के चलिए प्राण एवं
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन देखिए अर्थात जीवन जीने का अधिकार, इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं। लेकिन इतना लिख देने के बाद आगे उसमें किसी प्रकार का व्याख्या किया गया था? नहीं किया गया था। जब याचिका दायर किया जाता है तब इस अनुच्छेद का व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? न्यायालय के द्वारा इस अनुच्छेद का व्याख्या किया जाता और कहा जाता है कि नहीं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भी ये अधिकार इनको क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। अर्थात जो व्याख्या जो करेगा कानून का, अब वो कौन कर रहा है? न्यायालय के द्वारा किया। इससे पहले भी हम बताए हैं कौन कर रहा है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इससे क्या होता है, इसकी व्याख्या नहीं की गई है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज को सम्मिलित किया जाएगा। समय पढ़ने पर न्यायालय इसका क्या कर लेता है? व्याख्या स्वयं कर लेता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर की भोजन की योजना मतलब मिड डे मील सहित सभी लोगों को क्या कराएगा? भोजन कराने के लिए आवश्यक क्या उठाएगा? कदम उठाएगा। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए क्या मानते हैं? नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसले के क्या है? विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह क्या हो जा रहा है? देखा जा रहा है। अर्थात शहर में जो झुग्गी झोपड़ी है वो क्या कर रहा है? घुसपैठिए की तरह रहा। कहाँ से घुसपैठिया आता? बांग्लादेश से। ज्यादातर घुसपैठिए तो सबसे ज्यादा तो कहाँ से आ रहा है? बांग्लादेश से आ रहा है। तो जैसे झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहा है तो ये लोगों के दिमाग में आ गया कि नहीं ये क्या है? घुसपैठिया है। देखिए ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के आधार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाया। किसका बनाया था? अदालत ने आजीविका के अधिकार। आजीविका के अधिकार मतलब अरे कुछ काम जो कीजिएगा, कुछ आपको जीने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना। जीने के लिए भोजन चाहिए, भोजन को फ्री में दे नहीं देगा? देगा? नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो आजीविका का साधन काम करके ही ना आप जुटाइएगा। तो आजीविका के अधिकार को किसका हिस्सा माना गया था? आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का क्या माना गया? हिस्सा बताया गया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए, इसको पढ़िए। क्या करा? अनुच्छेद 21 के द्वारा दिए गए जीवन का अधिकार का दायरा क्या है? बहुत व्यापक है। इसमें जो है ना केवल जीवन का मतलब देखिए ये न्यायालय के द्वारा जो क्या किया गया है, जो व्याख्या दिया गया है, जो निर्णय दिया गया है उसकी व्याख्या करा। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से क्या होता? कहीं ज्यादा होता। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती है। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का क्या है? अधिकार है। आजीविका का अधिकार भी किसके अंतर्गत आ गया? जीवन के अधिकार के अंतर्गत आ गया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना क्या कर सकता? जीवित नहीं रह सकता। भूखे पेट भजन होगा? नहीं होगा। देखिए किसी व्यक्ति को पटरी या जुग्गी बस्ती से उखाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन क्या हो जाते हैं? फौरन नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि किसी ठेला वाला को फुटपाथ पे ठेला लगा रहा, उसको वहां से हटा के भगा दीजिए तो तुरंत में वो कुछ व्यवस्था कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में क्या होता? साबित करने की जरूरत नहीं होती है। प्रस्तुत मामले में क्या हो गया? आनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में क्या हो रहा? छोटे मोटे काम धंधे में लगे होते हैं और उसके पास रहने की क्या होती है? कोई और जगह नहीं होती है। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या जुगी पर रहने लगते, इसलिए उन्हें कोई
इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी जीविका से क्या करेंगे, हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। अब देखिए ये कौन सा था, जबकि पहले वाले फैसले जैसे ओल्गा टेनिस बनाम नगर निगम वाला फैसला था, झुग्गी वासियों की आजीविका को क्या किया जा रहा था, बचाने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ देखिए क्या कर रहा, न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालत कई सालों तक लगा देते हैं ना, कि अब क्या हो रहा, जैसे कि अदालत में तो आप गए, लेकिन जहां आपको 1 साल में मुकदमा खत्म हो जाना चाहिए वहां कितना साल तक चल रहा है, 5 साल 10 साल तक मुकदमा चल रहा है। देखिए सुनवाई में अदालत कई सवाल लगा देते। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का क्या है, कत्ल है। इंसाफ में देरी यानी क्या है, इंसाफ का कत्ल है। इस चित्र को जो है ना एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या करा। देखिए इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने क्या निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर क्या लगाया है, अंकुश। कौन लगाया है, न्यायपालिका। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर क्या लगा देता है, अंकुश लगा देता है। और नागरिकों के अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा देता है। कौन, न्यायालय। मूल अधिकार की सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है, कौन लेता है। देखिए संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह क्या हो, स्वतंत्र हो। पूरी तरह से स्वतंत्र होने का मतलब क्या होगा, किसी प्रकार का बाहरी दबाव ना हो, चाहे विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा। ठीक, यह हमारे लोकतंत्र का क्या एक बुनियादी पहलू है। लगता है बस इतना ही है। शब्द संकलन देखिए, करा बरी करना, क्या करा, बरी करना। जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ क्या किया गया था, मुकदमा चलाया गया था, तो उसे क्या होता, क्या कहते हैं, बरी कर देना। क्या करना, जैसे किसी व्यक्ति पर मुकदमा चला था, क्या चला था, मुकदमा चला था, और उन आरोपों से अब क्या कर दे रहा, अदालत के द्वारा मुक्त कर दिया गया, अर्थात उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। अपील करना, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध। निचली अदालत जैसे कि क्या, जिला अदालत हुआ निचला अदालत, तो निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अपील करना। जैसे कि जिला न्यायालय के खिलाफ कहाँ जाएंगे हम अपील करने के लिए, हाई कोर्ट। कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट। इसी को बोलते हैं अपील करना। मुआवजा, किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को क्या कहते हैं, मुआवजा कहा जाता है। बेदखली, अभी लोग जिस जमीन मकानों में रह रहे हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाता तो उसे क्या कहा जाएगा, जैसे कि आप जिस सीट पे बैठे हैं कोई आया पकड़ के आपको उठा के भगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, बेदखली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेदखली। उल्लंघन, किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उल्लंघन कहा जाता है। ये चैप्टर क्या हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। चलिए ठीक है, हाँ।